हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कैरो एनालिसिस, या कुछ बुक्स में इसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कैरो टेक्निक। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस किया है। और फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी डिस्कस किए हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ इंडिफरेंस कैरो को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि आगे हमें बहुत यूज आने वाली है। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूटिलिटी। नाउ यूटिलिटी होती क्या है? इट इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नाउ यूटिलिटी होती है वो पावर या वो कैपेसिटी एक कमोडिटी की, एक चीज की, जो एक ह्यूमन बीइंग को उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो तो उससे आपकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, या आप कोई चीज़ खाते हो, जैसे एप्पल खाते हो, तो एप्पल क्यों खाते हैं? क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी होती है। ठीक है, आप प्लास्टिक को क्यों नहीं खाते हो? बिकॉज उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है, उसके अंदर वो पावर या कैपेसिटी नहीं है जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, या आप मिट्टी क्यों नहीं खाते हो? ओके, बहुत सारे लोग मिट्टी को खाते हैं। क्यों खाते हैं? बिकॉज उनके लिए मिट्टी के अंदर जो है वो कैपेसिटी है, वो पावर है जिससे उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। या यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी मींस द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो यूटिलिटी वो सेटिस्फैक्शन है, वो अमाउंट है सेटिस्फैक्शन जो कि एक बंदे को, एक पर्सन को मिलती है जब वो कोई कुछ कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, ओके, तो आपकी भूख खत्म हो गई, इसका मतलब दिस इज यूटिलिटी। ओके गाइस, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अप्रोचेस। नाउ यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि दी है मार्शल ने। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसको हम मेजर करते हैं विद नंबर्स। ओके, जिसकी ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव होगी उसको हम ज़्यादा नंबर देते हैं। ठीक है, और जिसकी कम यूटिलिटी डिराइव होगी उसको हम कम नंबर देते हैं। नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6। ओके, और दूसरी हमारे पास अप्रोच जो है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नाउ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है क्या? ये दी थी J.R. हिक्स ने, और इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कैरो एनालिसिस भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी उसको ये रिजेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम यूटिलिटी को नंबर्स के हिसाब से नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये प्रॉपरली नहीं बता सकते हैं कि किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई। ओके, बट अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी हम उसको रैंक दे सकते हैं। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ओके, उसको हम उतना हायर रैंक देंगे, और जिसकी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको हम कम रैंक देंगे। यहां पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी द गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, दैट ऑफर्स अ कस्टमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कस्टमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव करेंगी, प्रोवाइड करेंगी, उनको हम करेंगे हायर रैंक प्रोवाइड। ओके, और जो गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफर करेंगी, ओके, लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उनको हम असाइन करेंगे लोअर रैंक। ओके, तो ये है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी कि इंडिफरेंस कैरो अप्रोच। तो सबसे पहले हम इसके एजम्पशंस डिस्कस करेंगे। एजम्पशंस को आप लिमिटेशन भी कह सकती हो, यानी कि अगर ये चीजें हमारे पास नहीं है, इन चीजों को हम एज्यूम नहीं करेंगे, तो जो इंडिफरेंस कैरो एनालिसिस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली क्या है? मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंजेस। जो इनकम ऑफ ए कंज्यूमर है वो गिवन है कि एक पर्टिकुलर इनकम कितनी है, ओके, एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है, और वो चेंज नहीं होगी। सेकंड हमारे पास एग्जेप्शन है द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। उसके बाद
जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करता है अपनी इनकम को उन चीज़ों के ऊपर जिनको हम एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स एंड ऑरेंज। ठीक है, आप ऑरेंज के बदले एप्पल भी खा सकते हो और एप्पल्स के बदले में ऑरेंज भी खा सकते हो। नेक्स्ट एजम्पशन है द कंज्यूमर प्रेफरेंस आर स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। नो, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड है क्या? अगर हम इन जनरल बात करेंगे, ठीक है, कि जो एक कंज्यूमर है उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड्स वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। अगर हम इन जनरल बात करेंगे तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि एक कंज्यूमर की डिजायर कम होनी चाहिए, या हम बोलेंगे एक कंज्यूमर की डिमांड, एक कंज्यूमर की डिजायर, डिमांड नहीं बल्कि डिजायर, एक कंज्यूमर की डिजायर इंक्रीज होनी चाहिए जब उसके पास वो चीजें कम हों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसे कम हो तो आपके ऊपर, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि यार मेरे पास पैसे बहुत होने चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर खाना कम है तो आपको ये डिजायर होनी चाहिए मेरे पास बहुत सारा खाना होना चाहिए था। लाइकवाइज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड्स वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज मोर ऑफ इट। और जब आपके पास वो सब चीजें हैं तो आपके पास उस चीज की डिजायर कम होनी चाहिए। ओके, जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको पैसे की डिजायर कम होनी चाहिए, या आपके पास बहुत सारा खाना है, ठीक है, तो आपके पास उसकी डिजायर कम होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास एजम्पशन है मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जितनी हमारे पास ज्यादा चीजें हैं उतनी वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सब कुछ, पैसा रुपया सब कुछ है तो हमें ज्यादा सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड्स। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर गुड्स क्या होता है। आपने सिंपल लिखना है, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तो हम बहुत सारा सेटिस्फाई होने चाहिए। उसके बाद लास्ट एजम्पशन है द कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन। जो कंज्यूमर होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, वो समझदार होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, बेसमझ नहीं होना चाहिए। हमेशा उसके माइंड में ये चलना चाहिए कि मुझे जो है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो दीज आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस करो। नाउ अब हम आते हैं इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस करो होता क्या है। नाउ सबसे पहले कंसिडर एक सिचुएशन। हम एक ऐसी सिचुएशन लेंगे जहां पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम को गुड्स ए में, ए गुड्स में, और ए गुड्स को हमने लिया है एप्पल्स, ओके, और गुड्स बी में जिसको हमने लिया है ऑरेंज। अपनी इनकम इन दो गुड्स पे स्पेंड कर रहा है। हमने सिर्फ दो गुड्स लिए हैं और ये जो आपस में है ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब एप्पल्स की जगह पे हम ऑरेंज कंज्यूम कर सकते हैं और ऑरेंज की जगह पे हम एप्पल कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, और देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर। हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो है कंज्यूमर एक एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 7 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये आपस में सब्स्टिट्यूट है, हम इनको एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे थर्ड हमारे पास कॉम्बिनेशन है और फोर्थ कॉम्बिनेशन है। ओके, नाउ ईच कॉम्बिनेशन ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये आपको याद रखना कि जो कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं हर कॉम्बिनेशन क्या करना चाहिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें प्रोवाइड करना चाहिए। जितना ए हमारे पास कॉम्बिनेशन यानी कि एक एप्पल और एक ऑरेंज प्रोवाइड करेगा, उतना ही 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस प्रोवाइड करने चाहिए, उतना ही 3 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस प्रोवाइड करने चाहिए हमें सेटिस्फैक्शन। ओके, नाउ एज देयर इज नो डिफरेंस अमॉन्ग द कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी। ये जो हमारे पास 4 के 4 कॉम्बिनेशन है इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, वी में से दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। जो कंज्यूमर है वो इनके बीच में इनडिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है बिकॉज सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसी को हम कहते हैं इनडिफरेंस सेट। ठीक है, तो गाइस इनडिफरेंस सेट क्या हुआ? इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है, विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो कॉम्बिनेशन जो क्या करे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। जितनी सेटिस्फैक्शन हमारे पास ये दे रहा है उतनी ही हमारे पास ये वाला सेट, उतना ही ये वाला सेट और उतना ही लास्ट वाला सेट। तो इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस सेट। ओके, अब जो हमारे पास टेबल है जब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो गई इंडिफरेंस करो।
ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट इज कॉल्ड इंडिफरेंस करो। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमने ऑरेंजेस लिए और एप्पल्स लिए। जो कंज्यूमर था वो पहले कितने ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा था 10, तो यहाँ पे 10 है, और एप्पल्स कितने कंज्यूम कर रहा है 1, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है गाइज, उसके बाद 7 ऑरेंजेस, ठीक है, और 2 एप्पल्स, तो 7 ऑरेंजेस 2 एप्पल्स। ओके, इसी तरह 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। ओके, इसी तरह से 4 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स। तो ये हमारे पास इंडिफरेंस करो है। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इंडिफरेंस करो। और जितने भी पॉइंट इंडिफरेंस करो हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या जो इंडिफरेंस करो के ऊपर पॉइंट है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपने लिखना है यस दे प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इंडिफरेंस करो है इसकी प्रॉपर्टीज या इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर है इसका इंडिफरेंस करो स्लोप डाउनवर्ड। जो हमारे पास इंडिफरेंस करो है, ये देखिए यहां से ये क्या कर रही है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। इंडिफरेंस करो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिफरेंस करो है इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव क्यों है, बिकॉज जो कंज्यूमर है वो एक गुड्स ज्यादा कंज्यूम उसी वजह से कर देगा जब वो दूसरी गुड्स को कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल ली है, पहले जो कंज्यूमर 5 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा था उस केस में 2 एप्पल्स कर रहा था। ठीक है, अब अगर उसको एप्पल ज्यादा कंज्यूम करने हैं, ठीक है, यानी कि 2 से उसको 3 एप्पल कंज्यूम करना है, तो उसको जो है ऑरेंजेस कम करने पड़ेंगे। ओके, तो उसने ऑरेंजेस 3 किए और ये एप्पल्स 3 किए, तो ये हो गए हमारे पास लाइन। ओके, अब ये ऐसा क्यों करेगा, बिकॉज हमने ये एज्यूम किया है कि इंडिफरेंस करो के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है सेम है। अगर फॉर एग्जांपल ये इसने जो कंज्यूमर है उसने एप्पल्स ज्यादा कंज्यूम करने स्टार्ट किए बट ऑरेंजेस उतने कर रहा था, तो हमारे पास ये बनेगा ऐसे यहां से। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां हो जाएगा, तो ये हमारे पास इंडिफरेंस करो पे नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन को बराबर रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो एक चीज ज्यादा कंज्यूम करेगा तो दूसरी चीज उसको कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो उस वजह से इसका स्लोप क्या होता है, इसका जो इंडिफरेंस कर रहा है इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, या आप सिंपल बोलोगे नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसे होती है। ठीक है, तो अगर कनकेव ओरिजिन होती है फिर ये कर्व ऐसे होती है, अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, ये कन्वेक्स है ओरिजिन की तरफ। अब देखिए व्हाट डज इट मीन्स व्हेन वी से इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है जब हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स है ओरिजिन का, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप, ठीक है, स्लोप का मतलब है कि किस तरह से, कितनी स्टीपनेस है इसके अंदर। ठीक है, तो जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है इसका स्लोप, नीचे की तरफ। ओके गाइस, एज वी मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व को मूव करते हैं लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, तो इसका स्लोप क्या होता है, डिक्लाइन होता है। ओके गाइस, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस इज कॉल्ड, इस स्लोप को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल होता है, ये होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। हम एक्स जो हमारे पास गुड्स एक्स है उसके, सॉरी जो हमारे पास गुड वाई है इसके अंदर हम कितनी चेंज ला रहे हैं, डिवाइडेड बाय जो गुड एक्स है इसके अंदर हम कितनी चेंज ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये यहां से यहां तक हमारे पास कितना चेंज हुआ, 6 माइनस 4.5। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास आया 1.5। ओके, उसके बाद यहां पे मैंने किया हुआ है डेल एक्स, तो ये हमारे पास कितना है 1 है, दैट इज 3 माइनस 2। तो इन दोनों को डिवाइड करो, अब यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ओके, तो ये मेरे पास है 1.5। अब ये नेगेटिव साइन इधर है, इसका मतलब है इनवर्स स्लोप है। ठीक है, तो ये मैंने किया हुआ है, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिक्लाइनिंग है, उसकी वजह से हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप क्या है, वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये होता है एट व्हाट रेट कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाई गुड एक्स फॉर गुड वाई। एक कंज्यूमर कितनी सैक्रिफाइस कर रहा है गुड वाई को फॉर गुड एक्स को, बिकॉज
वो जो है गुड वाई को कम कर रहा है और गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। पहले जो है गुड वाई को 6 कंज्यूम कर रहा था, तो उस केस में एप्पल्स जो गुड एक्स थे वो 2 कंज्यूम हो रहे थे। उसके बाद उसने क्या किया, 4.5 उसने कंज्यूम किए गुड वाइस और एक चीज़ उसने बढ़ा दी। ठीक है गाइस, तो अब उसने 3 किया, गुड एक्स को कंज्यूम करना 3 किया। ठीक है, तो इस वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो रेट बताता है कि कितना रेट जो गुड वाई है उसको नीचे कर रहा है और गुड एक्स को ऊपर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1.5, इस तरह बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपने सिंपल याद रखना है कि जो इंडिफरेंस करो है उसका स्लोप, उसका जो वो कन्वेक्स क्यों होती है ओरिजिन की तरफ, बिकॉज जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन कर रहा है। ओके गाइस, पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1.5 था, फिर 0.75 था, फिर 0.2 है। इन सब को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपने सिंपल याद रखना है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है हायर इंडिफरेंस करो शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इंडिफरेंस करो हायर लेवल पे होती है, बिकॉज हम इंडिफरेंस करो में रैंक प्रोवाइड करती हैं। जिसका ज्यादा रैंक होगा उसकी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी और जिसका रैंक कम होगा उसकी सेटिस्फेक्शन उतनी ही कम होगी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो इंडिफरेंस करो है इसका रैंक जो है, इसकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है। उसके बाद ये वाली करो है, ये वाली करो है, और जो लास्ट वाली करो है IC1, इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे कम है। तो सिंपल आपने याद रखा कि हायर इंडिफरेंस करो शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस करो डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। जो हमारे पास दो इंडिफरेंस करो है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जो एक इंडिफरेंस करो होती है उस पे सारे पॉइंट्स पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये पॉइंट ए है, ओके, तो ये पॉइंट ए इस वाली इंडिफरेंस करो है, इसका मतलब ए पे सेटिस्फेक्शन लेवल और बी पे सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, लेकिन यही पॉइंट दूसरी लाइन पे भी है। ओके, इसका मतलब ए पे सेटिस्फेक्शन लेवल सी के सेटिस्फेक्शन लेवल के बराबर है। ओके, अब जो है ए वो बी के इक्वल है और जो ए है वो सी के भी इक्वल है। इसका मतलब जो बी है वो सी के इक्वल भी हो जाएगा। ओके, बट बी और सी इक्वल नहीं है, बिकॉज ये वाली करो जो है IC2 वाली जो करें वो ऊपर है, तो C जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी और B जो है लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। B पॉइंट और C पॉइंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिफरेंस करो है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती है? पैरेलल होती हैं, यानी कि ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल होती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अब इसकी, इंडिफरेंस करो डज नॉट टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस करो है वो कभी भी ना ही एक्स एक्सिस को, ठीक है, और ना ही वो वाई एक्सिस को टच करती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंडिफरेंस करो एनालिसिस कंसिडर द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स साइमल्टेनियसली। बिकॉज हमने एज्यूम किया हुआ है कि हम एक साथ दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब हम यहां पे आएंगे, ये इस पे टच करेगा, तो उस केस में हमारे पास जो गुड एक्स है वो हम 0 कंज्यूम करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमने एज्यूम नहीं किया है। ओके, इसी तरह से अगर हम यहां आएंगे तो यहां पे हम गुड्स वाई को 0 कंज्यूम करेंगे, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इंडिफरेंस करो है ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे बजट सेट एंड बजट लाइन। बिकॉज अगर हमने शो करना है कि कंज्यूमर कहाँ पे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, यानी कि वेयर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, तो उस केस में हमें इंडिफरेंस कर्व भी पढ़नी पड़ेगी और बजट लाइन भी पढ़नी पड़ेगी। सो इसलिए हम पढ़ेंगे अब बजट सेट एंड बजट लाइन। नाउ बजट सेट होता क्या है? बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। नाउ बजट सेट एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, यानी कि जिन कॉम्बिनेशन को हम अटेन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं एट अ गिवन इनकम। हमारे पास इनकम गिवन है और प्राइसेस ऑफ गुड्स भी गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पे मैंने लिया है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और यहाँ पे मैंने फिक्स किया है बजट 60 रुपीज़, मतलब मेरे पास जो टोटल एक्सपेंस जो पैसे हैं वो 60 रुपीज़ है। और यहाँ पे जो गुड 1 है इसकी प्राइस 2 रुपीज़ है और जो गुड 2 है इसकी प्राइस 1 रुपीज़ है।
ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, मतलब जो मेरे पास इनकम है उससे ज्यादा इनकी प्राइस जो है टोटल नहीं जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन लेता हूं मैं, चौथा कॉम्बिनेशन लेता हूं, यहां पे मैं 30 यूनिट्स ऑफ गुड वन खरीद रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कितनी स्पेंड कर रहा हूं, पूरे 60 के 60 रुपीज, बिकॉज इनकी प्राइसेस 2 रुपीज है, ठीक है। इसी तरह से इस केस में जो गुड 2 है ये मैं 0 यूनिट्स खरीद सकता हूं, बिकॉज मैंने सारे के सारे पैसे जो है इस पर खर्च कर दिए, ओके। इसी तरह से अगर कोई और कॉम्बिनेशन लोगे ये वाला, तो यहां पे मैं 10 यूनिट खरीद रहा हूं गुड्स 1 के, ओके, और यहां पे मैं खरीद रहा हूं 40 यूनिट्स। यहां पे देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास हो गया 20। अब 2 क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, बिकॉज इनकी प्राइसेस 2 है, ठीक है। इसी तरह से इसकी प्राइस 1 है तो ये आएगा प्लस 40, तो टोटल हो गया 60। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मेरे पास बजट है, जितनी मेरे पास इनकम है, उससे ज्यादा कभी भी एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसकी इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी है, प्राइस ऑफ x1 इंटू कॉमोडिटी ऑफ x1, ठीक है, इंटू प्राइस ऑफ x2 इंटू इट्स कॉमोडिटी। ये कैसे किया मैंने, जैसे हम सिंपल करते हैं, हम 2 पेन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, एक पेन की प्राइस 10 रुपीज है, तो हम लिखते हैं 10, तो बताइए 2 पेन की प्राइस कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 2 के साथ, ठीक है। तो 2 पेन्स की हमारे पास क्या आएगी, एक्सपेंडिचर आएगा, हमें कितना खर्च आएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने किया है प्राइस ऑफ 1 इंटू x1 यानी कि फर्स्ट कॉमोडिटी, इसी तरह P2 प्राइस ऑफ सेकंड कॉमोडिटी इंटू x2, और ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू y होगा। y का मतलब है इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल बजट। जो भी हम खर्च करेंगे वो या तो वो हम अपनी इनकम के बराबर खर्च करेंगे या हम अपनी इनकम से कम खर्च करेंगे, उसको हम कहते हैं बजट सेट। देखिए बजट सेट को हम बजट कांस्टेंट भी कहते हैं, बिकॉज ये एक लिमिट रखता है, ठीक है। इट शोज द लिमिट अप टू विच कंज्यूमर कैन बाय, ठीक है। ये एक लिमिट फिक्स करता है कि जहां तक एक कंज्यूमर चीजें खरीद सकता है, ठीक है। इसलिए जो है बजट सेट को हम बजट कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास है बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन शोइंग द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 विच अ कंज्यूमर कैन बाय, ठीक है। वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिनको एक कंज्यूमर खरीद सकता है। जो इंडिफरेंस करो थी वो भी कॉम्बिनेशन शो करती थी 2 गुड्स का, लेकिन वहां पे सेटिस्फेक्शन की बात होती थी। यहां पे क्या होती है कि एक कंज्यूमर खरीद सकता है, उस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है जो कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर क्या करेगा, खरीद सकता है, ठीक है। जहां पे हमारे पास बजट यानी इनकम हमारे पास गिवन होगी और प्राइसेस ऑफ गुड्स भी गिवन होगी, ठीक है। एनीवेयर ऑन द बजट लाइन कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, ये जो बजट लाइन है, ठीक है, इस पूरी बजट लाइन में कहीं पे भी देखो जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम जो है जो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट, कहीं पे भी आप पॉइंट लोगे वहां पे आपको मिलेगा कि जो कंज्यूमर है अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है, ओके गाइस। उसके बाद जो ये लाइन है, जो बजट लाइन है, इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो हमारे पास ये बजट लाइन होती है या प्राइस लाइन होती है, इसके बाहर का जो रीजन होता है, ठीक है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिसको हम अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जहां पे आप जो गुड 2 है वो 40 यूनिट्स खरीद रहे हो और गुड 1 जो है 30 यूनिट खरीद रहे हो, ठीक है, बट इतने आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगी और इनकम आपके पास कम है, तो इसलिए ये जो है अनअटेनेबल है, ये हम अटेन नहीं कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जो इसके अंदर होगा, जो रीजन इसके अंदर है, ये हमारे पास क्या है, ये अटेनेबल रीजन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है 20 यूनिट्स आप गुड 2 के खरीदने चाहते हो और 10 यूनिट्स आप गुड 1 के खरीदने चाहते हो, तो अगर इनके प्राइसेस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम एज्यूम करते हैं कि जो गुड 2 है ये 1 रुपये का हम खरीद रहे हैं, तो ये होगा 20, प्लस जो गुड 1 है इसको हम 2 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, तो ये हो गया 20, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 40, बट टोटल रुपीज़ हमारे पास 60 थे। इसका मतलब इस वाले कॉम्बिनेशन को हम इजिली अटेन कर सकते हैं, ओके। और जो हमारे पास लाइन है इस पर हम अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हैं, नीचे में हमारे पास कुछ इनकम बच रही है, इतनी तो हमारे पास इनकम नहीं है, और जो लाइन है इस पे हमारी पूरी इनकम खर्च हो रही है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ये P ऑफ x1 प्लस P ऑफ x1 इंटू x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू y।
यहाँ पे इज इक्वल टू क्यों होता है? बिकॉज जो हमारे पास बजट लाइन है यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे वहां पे जो एक कंज्यूमर है अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये इक्वल टू वाई होता है। बजट सेट में जो है एक कंज्यूमर अपनी इनकम से कम भी स्पेंड कर सकता है और उसके इक्वल भी स्पेंड कर सकता है, लेकिन बजट लाइन सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जहां पे एक कंज्यूमर जो है अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन का स्लोप। अब देखिए, जो बजट लाइन होती है इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है, बिकॉज गिवन हमारे पास जो कंज्यूमर इनकम है और प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड वर्क्स, गुड एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमारे पास जो इनकम है वो भी फिक्स है और जो प्राइसेस ऑफ गुड एक्स है और गुड वाई है वो भी फिक्स है। उस केस में अब जो एक कंज्यूमर है वो एक चीज उसी केस में ज्यादा खरीद सकता है जब वो दूसरी चीज को कम करेगा, तो इसके बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप आता है तो स्लोप जो है डाउनवर्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, जो गुड वाई था पहले वो जो गुड वाई जो एक कंज्यूमर था गुड वाई को 30 यूनिट्स खरीद रहा था और उस केस में गुड एक्स को 15 यूनिट्स खरीद रहा है। अब उसने सोचा कि मैं जो है गुड एक्स को बढ़ाता हूँ, 20 यूनिट्स कर रहा हूँ, तो जब ये 20 यूनिट्स करेगा तो उस केस में इसको कम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये कम नहीं करेगा तो ये हमारे पास ऐसे बनेगी, बाहर आ जाएगी लाइन, ठीक है, तो ये हमारे पास अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, लेकिन जो बजट लाइन है वो सिर्फ अटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो करती है जहां पे एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। ओके, तो इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जो एक कंज्यूमर है वो एक्स गुड्स में कितनी चेंज ला रहा है अपॉन गुड वाई में कितनी चेंज ला रहा है और गुड एक्स में कितनी चेंज ला रहा है, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे भी आप पॉइंट देखोगे इस लाइन पे तो हमेशा स्लोप इक्वल होगा। जैसे इसका स्लोप 2 है तो इस पे यहां पे भी 2 होगा, यहां पे भी 2, यहां पे हर हमेशा जगह 2 ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके गाइस, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो स्ट्रेट लाइन है उसके बाद प्राइस लाइन इज ड्रॉन एज स्ट्रेट बिकॉज पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई आर टेकन इन द मार्केट। ये स्ट्रेट क्यों होती है? बिकॉज प्राइसेस ऑफ एक्स और प्राइसेस ऑफ वाई जो है गिवन है, कांस्टेंट है, जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है वही हम लेते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चेंज इन बजट सेट, ठीक है। अब चेंज इन बजट सेट आर इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। जो चेंज होती है बजट सेट में वो दो तरह की होती है। एक तो होती है शिफ्ट इन बजट लाइन, जब एक बजट लाइन जो है शिफ्ट हो जाए या जब उसी बजट लाइन के अंदर रोटेशन आ जाए, ठीक है। अब जो शिफ्ट है, ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो होता है इनकम की वजह से। आपने याद रखना है, अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए शिफ्ट इन बजट लाइन के लिए काजेज क्या है, तो आपने सिंपल बोलना है इनकम, ठीक है। क्योंकि जब हम बजट लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो हो गई इनकम, एक तो हो गई प्राइस, ठीक है। अब शिफ्ट जो होता है वो इनकम की वजह से होता है और रोटेशन जो होगी वो फिर प्राइस की वजह से होगी। अब देखिए, जब बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी मींस आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इसका स्लोप चेंज नहीं होगा। ओके, जो इनकम है उस केस में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मींस जब एक कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगी, जो बजट लाइन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से जब एक कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में जो बजट लाइन है ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग बजट सेट क्या था, जब हमारे पास इनकम 60 रुपीज़ थी, ठीक है। जो एक कंज्यूमर था वो कंज्यूम कर रहा था गुड 1 को 0, जब वो सारी की सारी इनकम स्पेंड कर रहा था गुड 2 पे, यानी कि वो तब 60 यूनिट खरीद रहा था, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा टेबल लेंगे, अब हमारे पास जो इनकम इंक्रीज हो गई है अब 160 रुपीज़ हो गई है, ठीक है। अब वो जो है गुड 2 को 120 यूनिट्स खरीदेगा, बिकॉज प्राइस तो फिक्स है, यहाँ पे भी प्राइस फिक्स थी, यहाँ पे भी प्राइस फिक्स है। अब जो है वो गुड 2 को ज़्यादा खरीदेगा, यहाँ पे वो सिर्फ 60 खरीद रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ 60 रुपीज़ थे, अब उसके पास 120 रुपीज़ है और जो गुड 2 है उसकी प्राइस जो 120 है, सॉरी उसकी जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ है, तो यहाँ पे ये 120 यूनिट्स ऑफ गुड 2 खरीद सकता है, ठीक है। अगर वो गुड 1 खरीदना चाहता है सारे के सारे तो ये खरीदेगा 60, पहले ये खरीदता था सिर्फ 30, अब ये खरीदेगा 60 बिकॉज उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डिक्रीज हो गई उसकी इनकम, पहले थी 60 अब हो गई है 30, ठीक है। प्राइसेस बिल्कुल सेम है, पहले वो खरीद पाता था गुड 1 30, अब वो खरीद पाएगा सिर्फ 15, क्यों? बिकॉज गुड 1 की प्राइस हमने 2 ली है, ओके। तो जब वो कम खरीदेगा
ठीक है। जब उसकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी तो कम खरीदना पड़ेगा उसको, ठीक है, वरना वो अनअटेनेबल हो जाएगा उसका, वो उसको अटेन नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर वो गुड 2 खरीदना चाहता है तो इसको वो 30 यूनिट्स खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है 30 यूनिट्स? बिकॉज गुड 2 की प्राइस 1 है। ओके गाइज, तो ये हमारे पास था बजट सेट। अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एग्जिस्टिंग बजट लाइन है ये वाली लाइन है। जब एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ इनकम थी, प्राइस हमारे पास गुड 1 की थी 2 रुपीज़, ठीक है, और गुड 2 की प्राइस हमारे पास थी 1 रुपीज़। उस केस में ये 60 यूनिट खरीद रहा था और ये हमारे पास 30 यूनिट खरीद रहा था। ओके, अब क्या हो गई, उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, 120 रुपीज़ हो गई, ठीक है। अब जो है जो गुड 2 है उसको 20 यूनिट खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद जो गुड 1 है वो 60 यूनिट खरीद रहा है, तो ये हमारे पास बन गई, शिफ्ट हो गई फॉरवर्ड। इसी तरह से ये एग्जिस्टिंग थी, अब उसकी जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई तो ये नीचे चली जाएगी। ओके, अब पहले वो खरीद रहा था, गुड 2 खरीद रहा था वो 60 यूनिट्स, अब वो खरीद पाएगा सिर्फ 30 यूनिट्स। क्यों? उसकी इनकम डिक्रीज हो गई है। ओके, इसी तरह ये सिर्फ 15 यूनिट्स खरीद पाएगा। तो ये हो गई शिफ्ट इन बजट। इसमें आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है कि शिफ्ट इन बजट इनकम से होती है। इनकम जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इनकम जब डिक्रीज हो जाएगी तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह से हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट टू px और py फॉल्स। अब देखिए जो बजट लाइन है वो रोटेट हो जाएगी पीछे या आगे, ठीक है, फॉरवर्ड रोटेशन होगी या बैकवर्ड रोटेशन होगी जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए जब गुड एक्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो जब उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी इसका मतलब गुड एक्स अब वो ज्यादा खरीदेगा। पहले बी खरीद रहा था, ठीक है, अब वो बी आर खरीदेगा। ओके, यानी कि पहले प्राइस हमारे पास 2 रुपीज़ थी, अब अगर 1.5 रुपये हो गई तो वो क्या है, वो चीज़ें ज़्यादा खरीद सकता है। तो इसलिए जो लाइन थी वो आगे की तरफ रोटेट हो गई। इसी तरह से जब हमारे पास प्राइसेस ऑफ गुड वाई, ठीक है, फॉल हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, पहले वो ए खरीद रहा था अब वो ए आर खरीदेगा, ठीक है, अब और ज़्यादा खरीदेगा। अगर सपोज प्राइस ऑफ वाई 1 रुपये थी, ठीक है, अब 50 पैसे हो गई तो अब वो जो है गुड वाई को ज़्यादा खरीदेगा। तो ये हो गई हमारे पास लाइन। तो इस केस में रोटेशन ये होगी। इसमें आपने सिंपल याद रखना कि प्राइस की वजह से जो बजट लाइन है उसके अंदर रोटेशन होती है और इनकम की वजह से शिफ्ट होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेन टॉपिक था वो था अब हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये होती है ऑप्टिमम यानी कि मैक्सिमम चॉइस ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है। इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक कंज्यूमर अपनी वांट्स को मैक्सिमम तरीके से सेटिस्फाई करता है, ठीक है, विद हिज गिवन रिसोर्सेज। जो उसकी बजट लाइन होती है, ठीक है, जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसी में वो अपनी वांट्स को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसको कोई दिक्कत नहीं होती है कि ये मैं इतनी चीजें खरीदता गुड एक्स की या इतनी चीजें गुड वाई की खरीदता। In term of indifference curve analysis, the consumer reaches his optimum choice when two conditions are satisfied. अगर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करेंगे तो जो कंज्यूमर है वो अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज करेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां पे होगा जहां पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल होगा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या स्लोप ऑफ बजट लाइन, बिकॉज प्राइस लाइन हम बजट लाइन को ही कहते हैं, ठीक है। या जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई, ठीक है। और जो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन होता है यह है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होनी चाहिए ओरिजिन की तरफ, कि कहां पे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में। ओके, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। अब इसको हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये हमारे पास बजट लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। ओके, तो जो पॉइंट हमारे पास ई है यहां पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स है ओरिजिन की तरफ। ओके, और इस पॉइंट पे दोनों लाइंस का स्लोप बिल्कुल इक्वल है। ओके गाइस, यहां पे देखिए बिल्कुल दोनों जो ई पॉइंट है ये दोनों लाइंस के लिए कॉमन है, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल है स्लोप ऑफ ए प्राइस लाइन या स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई। ओके, अब यहां पे देखिए
जो लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती है, टेंजेंट होती है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और जो ये लाइन है, प्राइस लाइन है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है इंडिफरेंस कर्व को। ओके गाइस, तो देखिए जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉइंट ई से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, किसी एक पॉइंट पे लेंगे, तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज जो स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, वो जो क्या होगा, यहाँ पे देखिए स्लोप जो यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर नीचे देखेंगे हम, यहाँ पे जो स्लोप है वो कम होगा, इसलिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सिर्फ ई हो सकता है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकते। और इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो 30 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है और 15 यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।